राइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्मॉग, और उसके अंदर हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि उसके डायनामिक्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या है, उसको डिसाइफर करने की कोशिश की है कि स्मॉग की जब हम बात करते हैं तो हम कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर जो है गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेंज है, जो गुड रेंज में फॉल करते हैं, दैट इज़ 0 to 50, लेकिन पाकिस्तान की मेजर जो आपकी सिटीज़ हैं उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ अराउंड ऑन एवरेज अबव देन 100, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, सो अब कॉजेज़ ऑफ स्मॉग की तरफ आते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने कॉजेज़ लिखे हैं, दीज आर वेरी, ये मैंने सिर्फ आपकी एक पेन पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसके अंदर सिर्फ आपके जो कुछ आ जाते हैं एरियाज़, वो आपके आते हैं व्हीकलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस, coal as fuel, burning of crop residue, waste, construction at times, urbanization, overpopulation, a very general thing, volcanic eruptions, land and forest fires। यानी अगर आप ये नोट करें, इसके ऊपर मैं इस पर्टिकुलर पेन पिक्चर के ऊपर इसलिए मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि हम पहले करते आए हैं बहुत से लेक्चर्स के अंदर। वी ऑल नो कि इन तमाम एरिया से क्या चीज़ें निकलती हैं, वो हैं नॉक्स, सॉक्स, राइट, ये वो मेन चीज़ें हैं। और फिर अगर स्मोक है तो उसके स्मोक के पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ PM2.5 एंड PM10, ऐसे ही है। ठीक हो गया ना। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी निकल रही हैं इन तमाम एरियाज़ से, इन तमाम एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट से। अब इसके अंदर अब हम खुद ही से जो है वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से नेचुरल फैक्टर्स है, कौन से नहीं है। जैसे व्हीकलर, इंडस्ट्रियल, यूज ऑफ कोल एज अ फ्यूल, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, बर्निंग ऑफ वेस्ट, ये तमाम एंथ्रोपोजेनिक है। इनमें नेचुरल कौन से होंगे? वोल्केनिक इरप्शंस, लैंड एंड फॉरेस्ट फायर्स, राइट। सो दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स। सो दीज again make these are again the constituents or the contributors of smog. Sorry, not the constituents, rather the contributors of smog. Just like they are the contributors of a lot of other things, इसके अंदर एयर पोल्यूशन इन जनरल के भी contributors हमें नज़र आते हैं। इनमें लेकिन मैं कुछ हैं 2 से 3 जिनको मैं ज़रा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो क्या है? पहली आ जाती है व्हीकलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। पाकिस्तान में रोड ट्रांसपोर्ट जो है, आपकी इतला के लिए अर्ज है, इट कंज्यूम्स ओवर 47.2% ऑफ द टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड। ठीक है, 47.2%, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट ही कंज्यूम कर रहा है। यानी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर आप ज़रा गौर करें कहाँ कहाँ और लगते हैं, वो आपके लगते हैं फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्रीज़ में लगेंगे जहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं, नहीं। लेकिन उसके बावजूद 47.2%, यानी a big number, rather half of the products are being consumed only in the transportation sector। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के हालात क्या हैं। पाकिस्तान में हाई सल्फर फ्यूल्स वर कंज्यूम्ड कॉपियसली, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते थे, अप टू 5000 ppm एंड समटाइम्स मोर अंटिल यूरो 2 स्टैंडर्ड वाज अडॉप्टेड। यूरो 2 स्टैंडर्ड अगर आपको याद हो, ये अडॉप्ट किया गया था गालिबन 2010 वाली रेंज के अंदर कहीं अडॉप्ट किया गया था, जब नई वो हर गाड़ी के पीछे ना वो, नहीं 2010 से भी पहले अडॉप्ट कर लिया गया था। हाँ, 2006 और 10 के बीच में अडॉप्ट किया गया था, और हर जगह जो है ना गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगना शुरू हो गया था, यूरो 2, यूरो 2, यूरो 2। अगर आपकी गाड़ी आपके पास है जो कि गालिबन 2008 ऑनवर्ड्स है, कोरे, मेहरान या इस तरह की कोई छोटी गाड़ी, उसके अंदर पीछे खसूसन लिखा होता है यूरो 2 या यूरो एक्स करके। ठीक है, आपकी जो नई गाड़ियाँ आना शुरू हो गई उसमें यूरो का बटन भी आना शुरू हो गया कि भाई उस पर चलाना है, किस पे चलाना है, क्या नहीं है। सो व्हाट दे ट्राइंग टू स्पेसिफाई, ये आपका एक फ्यूल कैटेगरी होती है, और ये कैटेगरी किस चीज़ के ऊपर निर्भर होती है? ये होती है सल्फर कंटेंट के ऊपर। ठीक है, सो जिस तरह आप स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाते रहेंगे उस हिसाब से आपके जो सल्फर कंटेंट है वो कम होता जाता है, एंड ऑफ कोर्स फ्यूल आपको फिर उस हिसाब से एक्वायर करना पड़ता है। चूँकि ये सल्फर कंटेंट को स्पेसिफाई करी होती है, और सल्फर कंटेंट जब ज़ाहिर बर्न होगा, और सल्फर कंटेंट अगर 5000 पार्ट पर मिलियन है आपके फ्यूल के अंदर, इसका मतलब है जब आपका फ्यूल बर्न होगा तो उस हिसाब से आपके सल्फर ऑक्साइड निकलेंगे, यानी सॉक्स वगैरह निकलेंगे। ठीक है, चूँकि सॉक्स की एमिशन जो है आपकी पोल्यूशन का बायस बनती हैं, खसूसन स्मॉग का बायस बनती है, इसलिए बहुत से मुल्कों ने यूरो स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड करना शुरू किया है, जो कि पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। मिसाल ले लेते हैं, इंडिया डेवलपिंग कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द यूरो 4 लेवल, जिसके अंदर 50 पार्ट्स पर मिलियन तक बात आ जाती है आपके सल्फर कंटेंट की। हम एक ज़माने में पाकिस्तान 5000 पार्ट्स पर मिलियन पे था, अब हम 500 पार्ट्स पर मिलियन और लेस सल्फर पे हैं, जो कि यूरो 2 कहते हैं। इंडिया इस वक्त 50 पार्ट्स पर मिलियन पे है।
ये एम कर रहा था यूरो 6 अडॉप्ट करने का बाय 2020, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कर सका है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इसको ज़रा सर्च आउट करिएगा। कुछ बहरहाल यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरो 6 स्टैंडर्ड्स को भी अडॉप्ट कर लिया हुआ है। सो वी आर स्टिल फॉर बिहाइंड, हम अभी भी बहुत पीछे हैं, अभी भी हमें देयर इज अ लॉट दैट हैज़ टू बी डन। सो व्हीकलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन देखिए, अब फिर गौर कीजिए 47.2% जब हमारी कंजम्पशन ही ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो रही है और वहाँ पे हम यूरो 2 स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करें, सो हम कहाँ पे खड़े हैं इस चीज़ का अंदाज़ा आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई व्हीकलर इंडस्ट्रियल एमिशन सर फहरिस्त आ जाती हैं व्हेन इट कम्स टू द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ स्मॉग। फिर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है दैट इज़ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग क्या होती है? क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होती है कि ख़ुसूसन जब आपकी वीट क्रॉप्स लगती हैं और आपकी राइस क्रॉप्स लगती हैं, तो इनका जब इनकी काश्तकारी होती है ना, तो अगर आप लोगों में से किसी का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, यू विल नो कि इनकी कुछ आप कह लें, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इनकी रूट्स जो है ना रह जाती हैं, इनको हम कहते हैं स्टबल। ठीक है, एग्रीकल्चर की ज़बान में इसको कहते हैं स्टबल, सही है, या स्टबल कह देंगे या आप रेजिड्यू कह देंगे, आप जो मर्जी कहना चाहेंगे। अमूमन क्या करते हैं आपके किसान हजरात और आपके एग्रीकल्चरिस्ट, वो जब काश्तकारी हो जाती है तो वो ज़मीन पे आग लगा देते हैं ताकि ये जो स्टबल है और ये जो आप कह लो आपका रेजिड्यू है, ये बर्न आउट कर लें, इसके ऊपर हमें एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े और फिर हम ऑटोमेटिकली इस पर प्लॉविंग स्टार्ट कर देंगे एंड देन विल पुट मोर सीड्स। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ये पुल आउट करेंगे तो इससे इनकी ज़मीन पे इम्पैक्ट आता है और जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है ऑफ प्लॉइंग अगेन, उसके अंदर एक्सटेंशन आ जाती है, यानी प्रिपरेशन टाइम बढ़ जाता है इनके लिए। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लीव निकालने की कोशिश की और एक बहुत ही ओपन प्रैक्टिस हमें नज़र आती है, स्पेशली पंजाब एरिया में, पाकिस्तानी पंजाब एंड इंडियन पंजाब कंबाइंड, कि वहाँ पे एक्सटेंसिव आपकी क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होती है। मुझे याद है, मैं ये पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर, आई थिंक इट वाज April 2019, आई वॉज गोइंग टू रहीम यार खान, और रहीम यार खान के बाद मैंने और आगे थोड़ा सा गया, वहाँ पे हम इंडस रिवर के साथ साथ जा रहे थे, इंडस रिवर के साथ साथ गुजरना था और राइट लेफ्ट बेतहाशा प्लेन्स थे, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स, मतलब मैंने इससे बड़े एग्रीकल्चरल प्लेन्स नहीं देखे थे अभी लाइफ में तब तक। और यकीन करिए कि वहाँ पे हर दूसरी जगह पे बर्निंग हुई हुई थी, ज़मीन काली हुई हुई थी। आपने अगर ख़ुद भी ट्रैवल करो, नोट करें ना, राइट लेफ्ट अगर आप देखें तो अगर ज़मीन आपको काली नज़र आई तो इसका मतलब वहाँ पे बर्निंग हुई है उस क्रॉप रेजिड्यू की। ये जो क्रॉप रेजिड्यू है ना, ये इंतहा का स्मोक रिलीज़ करता है आपके हवा के अंदर। ठीक है, और स्मोक के साथ साथ ज़ाहिर है ये सल्फेट्स को भी रिलीज़ कर रहा है, ये नॉक्स को भी रिलीज़ कर रहा है, वो तमाम कंट्रीब्यूटर्स को रिलीज़ कर रहा है जो कि आपकी स्मोक की फॉर्मेशन का बायस बन सकते हैं। और इसीलिए आपकी क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाता है ऑफ स्मॉग, स्पेसिफिकली इन द पाकिस्तान इंडिया रीजन। अगर आप मैप पे गौर करें, ये देखें पंजाब का बेशतर इलाका, ठीक है, सिंध में ये 2 एरियाज़, फिर ये NWFP के कुछ एरियाज़, ये रेड से जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो तमाम एरियाज़ हैं जहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के हो रही है और बेतहाशा हो रही है। ये उसकी मैपिंग हुई है GIS मैपिंग। फिर अगर आप इंडिया वाली साइड पे हैं, इंडिया का भी आप अगर ये वाला पोर्शन देखें, दिस इज़ सो वेरी रेड। तो पंजाब को ओवरऑल अगर हम पूरा पंजाब का जो हिस्टोरिक हिस्सा है उसको देखने की कोशिश करें तो वहाँ पे बेतहाशा आपको नज़र आएगा कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग हो रही है। और इसी वजह से आपका इंडिया में भी और इंडियन पंजाब में भी और पाकिस्तानी पंजाब में भी स्मॉग सबसे ज़्यादा असर करती है। ठीक है, तो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग एक चीज़ होगी। फिर ब्रिक किल्स, भट्टे, पंजाब अकेले में स्पेसिफिकली अगर मैं पंजाब की बात करूँ, इन पंजाब लोन वी हैव अराउंड 10,000 ब्रिक किल्स, 10,000 ब्रिक किल्स कम से कम पंजाब अकेले में है। और इन ब्रिक किल्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी फॉलो होती है दैट इज़ द बुल, और ये लिख लीजिए आप, वाह राइटिंग भी अच्छी होगी आज, बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी। ठीक है, बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी। अब बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी इज़ दी आप कह लो
एक बहुत ही आर्केन तरीका है, इज़ द आर्केन मेथडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग ब्रिक्स। उसकी वजह से क्या होता था कि आपकी स्मोक जो है वो फिल्टर आउट नहीं होती थी, और आप ये देख सकते हैं इतने ज़्यादा स्टार्स आपको लगे हुए हैं, किस हिसाब से धुआं उठ रहा है, ठीक है। अब 10,000 के करीब आपके यहाँ ब्रेक-इन्स मौजूद हैं पंजाब अकेले में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि उन सब में आप कह लें इस वक्त बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी लगी हुई है, एक्सेप्ट 200 एज ऑफ नाउ, एक्सेप्ट 200 जिसमें अब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई है, और वो सारे एक कंटिन्यूस साइकिल के अंदर ब्रिक्स बनाते हैं। अब देखिए ऑप्टिमल कंडीशंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, आजकल की इसके अंदर बेतहाशा स्मोक आप इमिट कर रहे हैं, जिसके अंदर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी है, आपकी नॉक्स एमिशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स साथ साथ आपका स्मोक पार्टिकल्स भी उठ रहे हैं। सो स्मोक के तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना वो, ठीक है। सो इसलिए owing to the large number of break-ins that are present and the amount of smoke and SOx and NOx and everything that they emit, break-ins भी सरे फहरिस्त आ जाती हैं स्मोक के कंट्रीब्यूटर्स के अंदर, ठीक है। सो ब्रेक-इन्स का ये मसला। बाय द वे राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आप देख रहे हैं ये निस्बतन साफ जो है धुआं उठ रहा है। यहाँ पे बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, खैर मैंने आपको आगे भी दिखाना था। यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जिग-जैग टेक्नोलॉजी से कहते हैं, जिग-जैग, और ये इंट्रोड्यूस हुई थी नेपाल में, जिसको अब यहाँ पे भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पंजाब गवर्नमेंट की हेल्प से इन लोगों ने तकरीबन इस वक्त जो मेरे पास सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 200 के करीब इस वक्त भट्टे हैं जिन्होंने जिग-जैग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, लेकिन बाहर वे फॉरवर्ड को आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। सो ये देखिए बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी का और जिग-जैग टेक्नोलॉजी का आप कंपैरिजन भी खुद से कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए खैर इस वीडियो को मैं यहाँ पे इख्तिताम पसीर करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे फिर इसके ऊपर बात करते हैं।